नोट, सिक्के, अनाज, लूट, खर्चे, रोटी, कपड़ा और पैसा, ये सब कुछ अमीरी और गरीबी का फर्क दिखाता है। वैसे तो पैसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए ये सब कुछ है। आज की हमारी सीरीज का नाम है ओजार्क, जिसमें आप बहुत सारा पैसा देखेंगे, गैर कानूनी पैसा, और उस गैर कानूनी पैसे को मैनेज करने वाला एक आदमी जो दिखने में बहुत ही साधारण है, आपके और हमारे जैसा, और उस आदमी का नाम है मार्टी बर्ड। वैसे तो ये इंसान बहुत ही साधारण है, लेकिन जब इसके या इसकी फैमिली के सिर पर खतरा मंडराने लगता है तो इसका दिमाग साधारण इंसान के दिमाग से कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगता है। अब ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी का मजा खराब नहीं करूंगा, बस ये समझ लीजिए कि ये स्टोरी बेस्ट है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है मार्टी बर्ड, जो अपनी नाव में से 2 आइस बॉक्स उतारकर अपनी कार के पास ले जा रहा था। वो ये काम रात के अंधेरे में करता है ताकि कोई भी उसे देख ना ले। फिर इन दोनों बॉक्स को अपनी कार की डिग्गी में रखकर वहां से निकल जाता है। फिर वो सीधा अपने स्टोरेज हाउस में जाता है और वहां जाकर वो बॉक्स में से ढेर सारा पैसा निकालता है और उनको वहां पर छुपा देता है। अब ये किसका पैसा था और मार्टी इस पैसे को यहाँ क्यों लेकर आया था, इसको जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले मार्टी अपने ऑफिस में बैठा अपने न्यू क्लाइंट्स के साथ बातें कर रहा था, और बातें करने के साथ साथ वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अश्लील वीडियो भी देख रहा था। दरअसल ये वीडियो इसकी वाइफ और उसके आशिक की पर्सनल वीडियो है। तभी वहां मार्टी का पार्टनर ब्रूस आ जाता है और कहता है कि 4 बजे हमारी मीटिंग है, याद कराने आया हूँ। फिर वो दोनों एक नई बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ वो अपने लिए एक नया ऑफिस बनाना चाहते थे। उन दोनों के साथ एक लेडी भी थी जो ब्रूस की गर्लफ्रेंड है, लिज। मार्टी को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन ब्रूस कहता है, लिज तुम जाकर इस बिल्डिंग की बात करो, मार्टी को मैं खुद मना लूंगा। फिर वो मार्टी को कहता है, देखो भाई, हम दोनों सेम पोस्ट पर हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को एक ऊंची बिल्डिंग में इमेजिन करता हूँ और तुम खुद को वहीं पुराने ओल्ड ऑफिस में। तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो थोड़े दिन के लिए कहीं घूम आओ। फिर वो मार्टी को लेक ऑफ द ओजार्क के बारे में बताता है, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। हर समर वहाँ 50 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो भी ढेर सारा कैश लेकर। बहुत ही अमेजिंग जगह है, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आगे चलकर मेरा प्लान है कि मैं वहाँ जाकर जमीन खरीद लूँ, वो भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में। तभी लिज वहाँ पर दोबारा आती है और ब्रूस उसे बिल्डिंग रेंट पर लेने के लिए हाँ कह देता है। फिर मार्टी अपने घर जाता है और रात को अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ वेंडी, बेटी शार्लेट और बेटा जोना है। मार्टी की बेटी अपने घर वालों से किसी न किसी बात पर नाराज ही रहती है, या फिर यूं कहूं कि सभी का ही एक दूसरे से मनमुटाव था, लेकिन ऊपर ऊपर से सब लोग ऐसे दर्शाते हैं जैसे उनमें प्यार ही बहुत ज्यादा है। फिर रात को सोने से पहले मार्टी फिर से वही वीडियो देखता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। फिर वो अपने बच्चों को गुड नाइट कहने जाता है और उन्हें बताता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर सभी के सोने के बाद वो रेड लाइट एरिया में जाता है और वहां से एक प्रोस्टिट्यूट को अपनी कार में बिठा लेता है। दरअसल ये काम मार्टी ने आज पहली बार किया था। फिर जब वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं तो वहां पर एक लेडी आती है और कहती है, मुंह काला करना है तो अपने घर जाकर करो, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी मार्टी के पास उसके पार्टनर ब्रूस का फोन आता है और वो कहता है कि इस समय मैं हैंसन्स के घर पर हूँ, तुम भी जल्दी यहाँ पर आ जाओ। सीनियर और जूनियर भी यहीं पर है, तुम्हें आना ही होगा क्योंकि डेल भी यहाँ पर है। फिर ना चाहते हुए भी मार्टी को वहां पर जाना ही पड़ता है। फिर जैसे ही मार्टी वहां पर पहुंचता है तो डेल मार्टी को पकड़कर पूछता है कि मेरे $5 मिलियन कहाँ हैं? मार्टी कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन से रुपयों की बात कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा पैसा गायब होने के पीछे कोई वजह होगी। डेल कहता है, गायब नहीं हुआ, चोरी हुआ है। फिर सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने तुम्हारा पैसा नहीं लिया, लेकिन डेल कहता है कि मार्टी चुटकियों में 100 मिलियन गायब कर सकता है, जैसे गर्म तवे पर से पानी की बूंद गायब हो जाती है। तभी ब्रूस की गर्लफ्रेंड लिज कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। फिर डेल उन सबको एक स्टोरी सुनाता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरे पिता की किराने की दुकान पर एक औरत काम किया करती थी। वो वहाँ पर पिछले 15 सालों से कैशियर का काम करती थी। तभी एक दिन मेरे पिता ने देखा कि उस औरत ने कैश काउंटर में से $5 निकालकर अपनी पॉकेट में डाल लिए। मेरे पिता को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोले, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती, चोरी क्यों किए? उस औरत के 4 बच्चे थे, छोटे वाले को अस्थमा था, उसका हस्बैंड भी नहीं था। वो उन पैसों से दवाइयाँ खरीदना चाहती थी। उस दिन वो मेरे पापा के आगे बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई
बोली कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। फिर वो मिस्टर हैंसन से पूछता है कि आप मेरे पापा की जगह होते तो क्या करते। हैंसन कहता है कि मैं उसे वार्निंग देकर एक मौका और देता। फिर पूछने पर ब्रूस कहता है कि उसने 15 सालों में एक ही गलती की थी, मैं भी उसे वार्निंग देकर छोड़ देता। फिर डेल सेम सवाल मार्टी से भी पूछता है, लेकिन मार्टी कहता है मैं जानता हूँ आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि हम सब ईमानदार हैं और पिछले 10 सालों से मिस्टर नवारो के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। ये बात सुनते ही डेल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर बाथरूम के गेट पर 5-6 फायर कर देता है और लिज को वहीं पर मार देता है। तभी वहाँ डेल के आदमी आते हैं और उन सभी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर अपने अड्डे पर ले जाकर डेल एक एक करके उन सभी को मार देता है। अब लास्ट में सिर्फ 2 ही बचे थे, मार्टी और ब्रूस। फिर डर के मारे ब्रूस डेल को बता देता है कि मैंने 3 सालों में 8 मिलियन की चोरी की है, लेकिन मार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर डेल उसको भी शूट कर देता है। अब बारी आती है मार्टी की। फिर घबराया हुआ मार्टी कहता है प्लीज मुझे एक बार मेरे बच्चों को बाय कह लेने दो। फिर जब वो अपने फोन में मैसेज टाइप करने लगता है तो डेल उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें मारने के बाद जब मैं वैंडी को मारने जाऊंगा तो तुम्हारा ये मैसेज मैं खुद तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। फिर घबराहट में मार्टी कहता है कि 1 सेकंड रुको और फिर वो अपनी पॉकेट से वही पंफलेट निकालता है जो ब्रूस ने उसे दिया था, यानी कि लेक ऑफ द ओजार्क वाला। फिर वो बताता है कि इस जगह का समुद्री तट पूरे कैलिफोर्निया से भी बड़ा है। हर समर में वहाँ की पॉपुलेशन आसमान छूती है। वहाँ हर तरह के लाखों टूरिस्ट आते हैं और साथ में ढेर सारा कैश भी लेकर आते हैं। मैं ब्रूस के साथ मिलकर वहीं पर शिफ्ट होने वाला था और वहां जाकर भी मैं वही काम करता जो मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ATF और FBI वाले गिद्ध की तरह हमारे सिर पर मंडराते रहते हैं। वो हमारे फोन भी टैप करते हैं और हमारे सभी बैंक अकाउंट्स पर भी नजर रखते हैं। लेकिन ओजार्क US की हर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की रडार से दूर है। यकीन मानो वहाँ पर पैसा ही पैसा है। उन लोगों ने हमारा 8 मिलियन का नुकसान किया है ना, मैं दूंगा तुम्हें 8 मिलियन, वो भी व्हाइट में। और फिर अपना सब कुछ बेचकर मैं ओजार्क चला जाऊंगा। वहां जाकर मैं बस यही काम करूंगा, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाऊंगा। अगले 5 सालों में मैं तुम्हारे लिए $500 मिलियन व्हाइट कर दूंगा। ये बात सुनकर डेल कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, मुझे मेरे 8 मिलियन वापस चाहिए, वो भी कैश में। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे लौटाते ही तुम सीधा ओजार्क चले जाओ और 1 हफ्ते में सब कुछ सेट कर लो। फिर डेल वहां से चला जाता है। अब मार्टी ने डेल से इतने बड़े बड़े वादे तो कर लिए थे, लेकिन क्या वो इन वादों पर पूरा उतर पाएगा? फिर घर जाकर जब वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है तो वो कहती है कि हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन मार्टी कहता है कि मैं अमेरिका के 2nd सबसे बड़े ड्रग माफिया का मनी लॉन्डर हूँ। अगर मैं पुलिस के पास गया तो सबसे पहले वो मुझे ही उठाकर अंदर डाल देंगे। अब हम सब खतरे में हैं। तुम मेरी बात समझ नहीं रही। हमारा पंगा उनसे है जो अपने पैसों को ट्रक में भरकर उसका वेट करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ट्रक में कितने रुपए हैं, क्योंकि उनके पास गिनने का टाइम ही नहीं होता। फिर वो बताता है कि उन्होंने ब्रूस और उसकी गर्लफ्रेंड लिस को मारकर तेजाब वाले बैरल में डाल दिया है डिसोल्व होने के लिए। अब मुझे अगले 2 दिनों के अंदर अंदर पूरे 8 मिलियन इकट्ठा करके उनको देने हैं। तुम बस इतना करना कि कल बच्चों के साथ अपना सारा सामान पैक कर लेना। उनको बताना कि हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, और क्यों शिफ्ट हो रहे हैं ये मत बताना। और हाँ, लिंडा को घर बेचने के लिए भी कह देना। फिर नेक्स्ट डे जब वो दोनों अपने बच्चों को शिफ्ट होने के बारे में बताते हैं तो बच्चे वहाँ से ना जाने के लिए जिद करते हैं। लेकिन मार्टी उनको समझाता है कि जो लोग भी नौकरी करते हैं उनको कभी न कभी कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वो बैंक मैनेजर को फोन करता है और कहता है मेरे सभी अकाउंट्स के रुपए मिलाकर और मेरे जितनी भी FD या छोटी मोटी सेविंग है सभी को मिलाकर $7,945,400 बनते हैं और मुझे सभी के सभी चाहिए कैश। लेकिन बैंक मैनेजर कहता है कि हमारे बैंक में इतना कैश नहीं होता। फिर मार्टी कहता है कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में फोन करके उनको भी सारे स्टॉक्स बेचकर कैश में रुपए देने के लिए कहता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है और अपनी एम्प्लॉय को कहता है कि आज से ये कंपनी बंद हो गई है, सो प्लीज कल से अपने लिए कोई और काम ढूंढ लेना। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी की वाइफ वैंडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे भी वो सारी बातें बता देती है और कहती है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे द लेक ऑफ ओजार्क में। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर गवर्नमेंट को जरा सा भी शक हो गया तो वो तुम्हारे सारे एसेट्स सीज कर देंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है अपने सारे रुपए निकलवा लो। ये बात सुनते ही वैंडी रोने लगती है और कहती है कि मार्टी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ मार्टी अपने एक फ्रेंड से मिलता है और कहता है कि मुझे 4 नकली ID चाहिए। ये आदमी मार्टी के लिए उसकी वाइफ पर नजर भी रखता था।
वो हर बात मार्टी को बताया करता था कि किस दिन तुम्हारी वाइफ कहां पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई। फिर वो मार्टी को सलाह देता है कि तुम किसी और देश में चले जाओ जहां तुम्हारी जान को खतरा ना हो। इतने में मार्टी के मोबाइल में बैंक से एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने अपने अकाउंट के सारे रुपए निकलवा लिए हैं। फिर ये बात सुनकर उसका दोस्त पूछता है तुम्हारे पास गन है या अरेंज करके दूं, क्योंकि तुम अपनी वाइफ को मारने वाले हो। फिर वो उसे उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड का एड्रेस भी बता देता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें वहीं पर मिलेगी। फिर मार्टी तुरंत भागकर अपनी वाइफ के पास जाने लगता है। रास्ते में वो अपनी वाइफ के पास फोन भी करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इतने में उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड गैरी के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गैरी के साथ कोई और भी मौजूद है और ये लोग वही है मार्टी ने जिनको पैसे देने हैं, यानी कि डेल रियो। इतने में मार्टी भी उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। फिर वो अपनी कार को पार्क करके बिल्डिंग की तरफ ही जाने लगता है, लेकिन तभी बिल्डिंग के ऊपर से उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड नीचे आकर गिरता है। उसको देखकर मार्टी की फट जाती है और वो तुरंत उल्टे पांव ही अपनी कार के पास लौट जाता है और वहां से खिसक लेता है। तभी मार्टी के पास वेंडी का फोन आता है। जब मार्टी फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से डेल बात करता है और पूछता है कि तुम्हारी वाइफ के पास $29,650 कहां से आए। मुझे लगता है तुमने अपनी वाइफ को सारी बातें बता दी और उसने अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को। अब तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम इसको डिवोर्स दोगे तो ये हमारे लिए खतरा बन सकती है, और अगर तुम इसके साथ रहोगे तो इसका धोखा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। अगर तुम कहो तो मैं इसको भी नीचे फिकवा दूं। ये बात सुनकर मार्टी सुन्न हो जाता है। फिर डेल कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे उस दिन वाली बात बताओ कि मेरे डैड को वो $5 चुराने वाली औरत के साथ क्या करना चाहिए था। फिर मार्टी कहता है कि निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो उसकी पहली चोरी नहीं थी। पहली चोरी वही मानी जाती है जिस दिन चोर पकड़ा जाए। फिर बात करता करता मार्टी अपने घर पहुंच जाता है। तभी कुछ देर बाद उसकी वाइफ भी घर लौट आती है, क्योंकि डेल ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। फिर मार्टी वहां से सीधा बैंक में जाता है, लेकिन जब वो लॉकर में जाता है तो देखता है वहां पर फेडरल एजेंट्स भी खड़े हैं। फिर वो उससे लिखकर पूछते हैं कि क्या कोई हमारी बातें सुन रहा है, क्या तुम्हें कोई धमकी मिली है या फिर कोई किडनैपिंग हुई है। लेकिन मार्टी हर बात के लिए इनकार कर देता है। फिर वो बताता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए मुझे मेरे $7,945,400 कैश में चाहिए। अगर आपने मुझे मेरे पैसे देने से इनकार किया तो मैं बाहर जाऊंगा और सभी के सामने जोर जोर से चिल्लाकर आप लोगों के बारे में बताऊंगा कि आप लोग मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे। फिर सब लोग मेरी वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे और आपके बैंक की काफी बदनामी होगी, इसलिए बेहतर होगा आप मेरा कैश इन बैग्स में डाल दो। फिर वो बैंक से सारा रुपया लेकर सीधा डेल के पास जाता है। डेल के आदमी पैसे गिनकर बताते हैं कि $6,950 कम है। ये बात सुनकर मार्टी कहता है कि मेरे पास एक मिनी वैन है और मैं उसे $27,000 में बेचकर आपके ये पैसे भी आपको चुका दूंगा। फिर डेल कहता है कि मैं तुम्हारी ये वैन $27,000 में खरीद रहा हूँ, $20,000 तुम कैश में से निकाल लेना और अब से ये वैन तुम्हारे पास ही रहेगी और तुम मुझे उसका $1,000 हर महीने का किराया दोगे। अब एक गैंगस्टर से बहस कौन ही करे, इसलिए मार्टी को उसकी हर बात माननी पड़ती है। फिर डेल मार्टी को एक नए ही संकट में डाल देता है और कहता है कि ये सारा कैश अपने साथ औजार ले जाओ और वहां जाकर इसे क्लीन कर दो। मार्टी कहता है ये पहले से ही क्लीन है, मैंने इन सभी का टैक्स पे कर रखा है। फिर डेल कहता है दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर कैसे काम करते हो, क्योंकि मुझे वो तुम्हारा प्लान बहुत ही घटिया लग रहा था। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें विद फैमिली मार दूंगा। उम्मीद है तुम कोई भी गलती नहीं करोगे। दूसरी तरफ घर पर वेंडी वहां से निकलने की सारी तैयारी कर चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी को साथ देने के लिए थैंक यू कहती है। अब फेडरल एजेंट्स को भी मार्टी पर शक हो जाता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये लोग अपने लिए नया ऑफिस ढूंढ रहे थे और अब अचानक से मार्टी ये शहर छोड़कर जा रहा है और ऊपर से उसके पार्टनर का भी कहीं भी अता पता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी अपनी फैमिली को लेकर द लेक ऑफ ओजार की तरफ जा रहा था। फिर वहां पहुंचकर वो अपनी गाड़ी रोकता है और हल्का होने के लिए कार से बाहर आ जाता है। फिर वो एक पेड़ के पास जाकर रोने लगता है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही जल्दी हुआ, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है और देखता है कि यही तो है द लेक ऑफ ओजार। फिर वहां पर उसकी फैमिली भी आ जाती है और इस जगह को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, सिवाय उसकी बेटी के। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मार्टी किस तरह से इस नई जगह पर अपना सेटअप करता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं सुबह उठने के बाद मार्टी होटल के बाहर बैठकर अपनी फैमिली को कम खर्चा करने का ज्ञान पेल रहा था। फिर वो बताता है कि आज तुम्हारी मॉम अपने लिए घर खरीदने जाएगी और पीछे से तुम दोनों अपने होटल रूम का ध्यान रखोगे,
क्योंकि उसमें बहुत सा कीमती सामान पड़ा है। फिर उसकी बेटी कहती है, ऐसा क्या कीमती सामान है, क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? फिर वो गुस्से में 2 लड़कों को डांट देती है जो वहां पर सफाई कर रहे थे, क्योंकि उनकी मशीन से काफी शोर हो रहा था। फिर मार्टी कहता है, एक बार फिर सुन लो, हम चारों के सिवा उस रूम के अंदर कोई भी जाना नहीं चाहिए। फिर वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को एक रियल एस्टेट के ऑफिस में छोड़ने जाता है, लेकिन कार से उतरने से पहले वेंडी मार्टी को कहती है कि कुछ भी करने से पहले एक बात कभी मत भूलना कि तुम्हारी वजह से ही एक बेकसूर इंसान की जान गई है। गैरी बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन फिर भी उसको बालकनी से नीचे फेंक दिया गया। फिर मार्टी कहता है, देखो जो हो गया सो उसको भूल जाओ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए एक सस्ता और बढ़िया घर ढूंढो और ये काम $20,000 के अंदर ही हो जाना चाहिए। बिना मुझसे पूछे कोई भी पेपर पर साइन मत करना। अब से हम सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि हर हफ्ते अपनी जुम्बा क्लासेस खत्म करने के बाद तुम 2 घंटे कहाँ जाती थी। हर रात जब मैं सो रहा होता था तो तुम रूम से बाहर छुप छुप कर किसी से बात किया करती थी। मुझे वो तुम्हारा अच्छा गैरी अच्छे से याद है। उसी के कहने पर तुमने अपना अकाउंट खाली कर दिया, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट वो सेटिस्फेक्शन की आवाज जो तुम्हारा गैरी निकाला करता था जब तुम उसके साथ सोया करती थी, उसे सुने बिना तो मुझे आजकल नींद ही नहीं आती। ये बात सुनकर वेंडी मार्टी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ देती है और कार से उतरकर चली जाती है। फिर वो जाती है सीधा रियल एस्टेट के ऑफिस के अंदर और वहां पर उसकी मुलाकात होती है गुल्लू से। फिर वो गुल्लू को देखकर कहती है कि मुझे अपने लिए घर चाहिए, इसलिए अपनी हालत सुधारो और जल्दी बाहर आकर मिलो। दूसरी तरफ जब होटल में एक हाउस कीपिंग वाली लड़की आती है तो शार्लेट कहती है, प्लीज टॉवल को वहीं पर रख दो और जाओ, हमें कोई सफाई नहीं करवानी। तभी मार्टी एक लाइब्रेरी में जाता है। फिर लाइब्रेरियन मार्टी को पब्लिक रिकॉर्ड्स वाली जगह पर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगी। फिर वहां से चेक करने के बाद वो जाता है एक स्टोरेज हाउस में, जहां पर लोग अपनी बोट्स वगैरह रखा करते थे और घर का फालतू सामान भी रखा करते थे। फिर मार्टी वहां के ओनर को अपनी बातों में उलझाकर उनके साथ बिजनेस करने का ऑफर देता है और उनका भरोसा जीतने के लिए उनसे एक स्टोरेज भी रेंट पर ले लेता है। लेकिन रेंट एडवांस में मिलते ही वो अंकल मार्टी को बिजनेस के लिए मना कर देते हैं और वहां से खिसक लेते हैं। फिर जाते जाते वो कहते हैं कि रेंट खत्म होने के बाद भी अगर तुमने अपना सामान नहीं निकाला तो वो सामान मेरा हो जाएगा। फिर रात को जब सब लोग सो रहे थे तो उस समय भी मार्टी अपना दिमाग चला रहा था कि कल किस किस को जाकर मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे वो कई लोगों के पास जाता है अपना बिजनेस ऑफर लेकर, लेकिन कहीं भी उसकी दाल नहीं गलती। वहीं दूसरी तरफ वेंडी भी अपने लिए कई घर देखने जाती है, लेकिन उसे भी कोई घर पसंद नहीं आता। तभी मार्टी एक सनकी बूढ़े के गेमिंग क्लब में जाता है, लेकिन वो बूढ़ा तो कोई जवाब ही नहीं देता। उस समय उसके दोनों बच्चे होटल के बाहर बैठे बोर हो रहे थे, लेकिन तभी वहां पर बिल्लू नशेड़ी आता है जो कि वहां पर सफाई किया करता था और कहता है कि मैनेजर ने ये बाइबल आपके रूम के अंदर रखने के लिए दी है, लेकिन शार्लेट बाइबल लेने से मना कर देती है। फिर वो लड़का वहीं पर बैठ जाता है और शार्लेट से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसे कहती है कि जाकर अपना काम करो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। फिर बिल्लू कहता है कि मैं ये नौकरी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक वकील का बेटा हूँ। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं भी वकील की पढ़ाई करूं, लेकिन वो मेरे रिजल्ट से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर काम लगवा दिया, जैसे इंडिया में फेल होने के बाद हलवाई की दुकान पर छोड़ाते हैं। फिर जाते जाते वो शार्लेट से कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं और मेरा दोस्त बोर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम यहाँ बैठी बैठी बोर नहीं होना चाहती तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। फिर जब शार्लेट उठकर वहां से जाने लगती है तो उसका भाई कहता है कि पापा ने हमें रूम की रखवाली करने के लिए कहा है। फिर शार्लेट कहती है कि 3 आईपैड और एक ब्रेसलेट पड़ा है उस रूम में, कोई नहीं उठाकर ले जाएगा। फिर वो भी उस लफंगे लड़के के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ मार्टी एक स्ट्रिप क्लब में जाता है और वहां जाकर ओनर को कहता है कि मैंने रिसर्च की है कि तुम्हारा क्लब बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मैं तुम्हारे क्लब में इन्वेस्टमेंट करूंगा और साथ में हम जवान लड़कियों को नौकरी देंगे ताकि कस्टमर अपनी मर्जी से यहाँ ज्यादा पैसे लुटाएं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो या तो मोटी हैं या फिर बूढ़ी। फिर गंजू हटेला बताता है कि ये औरतें मुझे स्टेज पर आने का पैसा देती हैं और साथ में 25% टिप भी। मुझे इनको ना ही सैलरी देनी पड़ती है और ना ही किसी तरह का इंश्योरेंस, और इनके छुट्टी वाले नखरे भी नहीं होते। मेरे दिमाग और जेब पर कोई भी फालतू बोझ नहीं पड़ता। फिर गंजू हटेला कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए ही यहाँ पर आए हो, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, मेरा गुस्सा बहुत ही खराब है, फूट लो यहाँ से। दूसरी तरफ गुल्लू वेंडी को 1975 में बने एक आलीशान घर में लेकर जाता है
जो कि 2500 स्क्वायर फीट में बना था। तभी वहां घर का मालिक भी आ जाता है। दूसरी तरफ मार्टी लेक के किनारे बैठकर लंच कर रहा था, लेकिन तभी उसके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। इतने में बिल्लू नशेड़ी भी शार्लेट को एक बोट में बिठाकर एक लंबी राइड पर ले जाने लगता है। उस समय जोना होटल में अकेला था। फिर वो भी अकेला बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसलिए वहां पर पड़े मैकबुक और टैब को अपने बैग में डालकर घूमने फिरने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं वैंडी को वो घर बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। फिर घर का ओनर उस घर को सस्ते में देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बदले में वो एक शर्त रखता है कि जब तक मैं जीऊंगा इस घर की बेसमेंट में ही रहूंगा। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 साल ही बचा है। मुझे यकीन है कि हम कई हफ्ते एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। मैं जानता हूँ कोई भी एक अजनबी बूढ़े के साथ घर में नहीं रहना चाहेगा, लेकिन मैं इतना कीमती घर सस्ते में भी तो दे रहा हूँ। फिर वहां से जाते वक्त वैंडी उस बूढ़े से दोबारा पूछती है कि क्या आपके पास सच में 1 ही साल बचा है? बूढ़ा कहता है हाँ। दूसरी तरफ वो पापा की परी और माँ का मगरमच्छ बेपरवाह होकर अपनी अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे, लेकिन तभी उनकी बोट के पीछे एक पुलिस वाला पड़ जाता है। फिर बिल्लू नशेड़ी शार्लेट को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में धक्का दे देता है ताकि पुलिस वाले उनका पीछा करना बंद कर दे। दूसरी तरफ वो छोटा चेतन घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर वहां उसकी मुलाकात डक नाम के एक लड़के से होती है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और डक छोटा चेतन को अपना चाकू भी गिफ्ट में दे देता है। तभी कुछ देर बाद वैंडी और मार्टी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। फिर पुलिस वाला उन्हें बताता है कि वो लड़के चोर थे, उन्होंने एक कीमती बोट चुराई और आपकी बेटी भी उसी बोट पर मौजूद थी। अब आपको ही उसका फाइन भरना होगा, क्योंकि वो लड़के तो मुझे इस लायक लगते नहीं कि फाइन भर पाए। फिर मार्टी कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो लड़के आपके हाथ से निकल गए, इसीलिए आप हम पर जोर आजमा रहे हैं। फिर वो पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इस इलाके के हर एक नागरिक की परवाह है। मैं नहीं चाहता कि कोई कंजूस किसी दूसरे शहर में से यहाँ पर आकर रहने लगे और कहे कि यहाँ की पुलिस अपना काम नहीं कर रही। फिर फाइन भरने के बाद शेरिफ बताता है कि पहले तो हमने तुम्हारी बेटी को रूथ समझा था, जो कि एक बहुत ही बड़ी चोर है। फिर वो उन दोनों को उसकी फोटो भी दिखाता है, जो कि वही लड़की थी जो होटल में हाउस कीपिंग का काम किया करती थी। फिर वो भागकर अपने होटल में जाता है और अपने बेटे से पूछता है कि यहाँ की सफाई किसने की। उसका बेटा कहता है कि मैंने ही की थी। तभी मार्टी को वहां पर वही चाकू पड़ा हुआ मिलता है। फिर पूछने पर उसका बेटा बताता है कि ये चाकू मेरे दोस्त ने दिया है, मैं बस थोड़ी देर के लिए घूमने गया था, लेकिन चिंता मत करो, आपका कीमती लैपटॉप और टैबलेट मेरे ही पास है। ये बात सुनकर मार्टी को शौक लगता है और फिर वो बेड के नीचे पड़े अपने बैग्स चेक करता है। दोनों बैग्स तो सुरक्षित थे, लेकिन सूटकेस बिल्कुल खाली थी। फिर वैंडी अपने बच्चों को रूम से बाहर ले जाती है। बैग खोलने पर पता चलता है कि वो चोरनी बैग के सारे रुपए ले गई है। फिर वो शेरिफ के पास फोन करके उस लड़की के बारे में पूछता है। फिर शेरिफ बताता है कि वो लड़की उन दोनों लड़कों के साथ अपने अंकल के घर रहती है, जो कि आज सुबह से ही अपने घर से गायब है। क्यों, तुम्हारा भी कुछ गायब हुआ है क्या? लेकिन मार्टी मना कर देता है। तभी वहां उसकी बेटी आती है और अपने पापा से माफी मांगती है। उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। फिर उसकी बेटी बताती है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे, लेकिन रास्ता नहीं पता। फिर मार्टी एक शॉप पर जाकर मछलियां पकड़ने का सामान लेता है और साथ में 2 आइस बॉक्स भी। फिर वो रेंट पर एक बोट भी लेता है और 5 कैट फिश भी खरीद लेता है। फिर वो उस जगह का मैप देखकर वहां पर पहुंच जाता है। उसकी बेटी को इस जगह के बारे में इसलिए पता था क्योंकि बोट पर बिल्लू नशेड़ी ने इस जगह का नाम लिया था। फिर मार्टी वहां पर बने हुए घर के बाहर पहुंच जाता है और अंदर मौजूद लोगों की बातें सुनने लगता है। उनकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि उसके पैसे इन्हीं लोगों के पास है। फिर वो बेधड़क होकर अंदर जाता है और कहते हैं कि ये सारा पैसा मेरा है और मैं इस सारे पैसे को लेकर जाऊंगा। फिर अंकल वॉइड मार्टी को देखकर अपनी गन निकाल लेते हैं। फिर मार्टी उन सब का ब्रेन वॉश करने लगता है और कहता है कि इतना सारा रुपया तुम इस बाथरूम में तो नहीं छुपा सकते और ना ही बैंक में रख सकते हो। तुम लोग तो $10,000 से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते, 1 मिनट में पकड़े जाओगे। और सच बात बताऊं तो ये पैसा मेरा भी नहीं है, मुझे किसी गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी दी है। उस गैंगस्टर का नाम है ओमार नवारो। तुम सबको उससे डरना चाहिए। उन्होंने मुझे $8 मिलियन की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें से 5 मिलियन अभी भी होटल रूम में पड़ा है। अगर तुम्हें सारा कैश चाहिए तो तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि पैसे कहाँ गए तो मैं तुम सबके बारे में बता दूंगा। फिर वो लोग तुम जैसे नाम वाले सभी लोगों को ढूंढेंगे और चुन चुन कर मार डालेंगे। इसलिए अगर तुम खूनी नहीं हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर रूथ कहती है कि हम इस आदमी को मार देते हैं।
और फिर सारे पैसे आपस में बांट लेंगे, क्योंकि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। फिर मार्टी कहता है कि तुम सब में से कोई तो ऐसा होगा ही जो मार पड़ने पर अपनी जुबान सबसे पहले खोलेगा। वही है कमजोर कड़ी, इसलिए मेरे साथ तुम्हें उसे भी मारना होगा और फिर तुम्हारी सारी जिंदगी भागने में ही गुजर जाएगी। फिर अंकल वॉइड कहते हैं कि मैं इसमें से $20,000 लेकर जा रहा हूँ, हमें नहीं फंसना तुम्हारे किसी गैंगस्टर के चक्कर में। फिर सबके चले जाने के बाद रूथ कहती है, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होगा। फिर रूथ के जाने के बाद मार्टी अपने सभी पैसे आइस बॉक्स में रखता है और उसके ऊपर डालता है बहुत सारी आइस और उसके ऊपर कैटफिश, ताकि अगर रास्ते में उसे पुलिस पकड़ ले तो वो उनको झूठी कहानी सुना सके कि मैं यहाँ कैटफिश पकड़ने आया था। फिर वो अपने स्टोरेज हाउस में जाता है और सारे पैसे वहीं पर छुपा देता है। उसी रात शिकागो में पुलिस वालों को एक ट्रक एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर वही बैरल रखे हुए थे जिनमें मार्टी के साथियों की बॉडी डिसॉल्व हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे डिटेक्टिव बर्नी अपने साथी को बताता है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो हुआ होगा जो मार्टी के बिजनेस बंद करते ही उसका पार्टनर मारा गया। मार्टी बैंक से 8 मिलियन कैश निकलवाता है और अपनी फैमिली को लेकर शिकागो से दूर चला जाता है। उसका वो कैश एकदम क्लीन था, जिसके उसने सभी टैक्सेस भी पे किए हुए थे। वो कुछ तो इलीगल कर रहा है और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। फिर अगले दिन सुबह मार्टी जल्दी उठ जाता है। फिर वो अपनी बेटी को कहता है कि पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। फिर जब वो अपने बेटे से मिलता है तो उसका बेटा बताता है कि मैंने डक नाम का एक नया दोस्त बनाया है, वो ब्लू कैट लॉज में काम करता है। उस लॉज में कोई भी नहीं आता जाता, आपको ऐसी ही जगह चाहिए थी ना। फिर मार्टी अपने बेटे को कहता है सो जाओ, एक दिन तुम्हारा भी एक बेटा होगा और तुम भी उससे उतना ही प्यार करोगे जितना मैं तुमसे करता हूँ। फिर वो अपनी वाइफ को उठाकर बाहर ले जाता है और कहता है कि मैं अब हार चुका, इसलिए मैं जा रहा हूँ और मेरे मरने के बाद जो इंश्योरेंस के रुपए मिलेंगे, उम्मीद है उससे तुम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर उसकी वाइफ उसे हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि यह सब झूठ था, कोई भी इस जगह पर $8 मिलियन वाइट नहीं कर सकता। मेरे मरते ही डेल को उसके रुपए लौटा देना, फिर शायद वो सब कुछ भूल जाएगा। अब 3 घंटे बाद तुम शेरिफ के पास फोन करोगी और फिर उनके आगे चिंता जताओगी कि मैं सुबह से घर नहीं लौटा। उनको बताना कि मैं हॉर्स शो के पास हाइकिंग करने गया था, मेरी बॉडी उन्हें वहीं पर मिलेगी। फिर तुम डेल को भी एक मेल कर देना कि मैं नहीं रहा। फिर वहां से निकलकर वो अपने दोस्त बॉब के पास फोन करता है और पूछता है कि कितने % चांसेस है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देती, खासकर जब उन्हें शक हो जाए कि मौत सुसाइड से हुई है। बॉब कहता है कि अगर कोई अकेला मरता है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी। इंश्योरेंस कंपनी सब चीज नोट करती है कि हाल ही में उसकी नौकरी तो नहीं छूटी, या फिर उसने अपना घर छोड़ दिया हो, या उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही हो। यही सब बातें इंश्योरेंस कंपनी उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े। ऐसी हालत में पैसे मिलने के चांसेस 10% से भी कम हो जाते हैं। फिर मार्टी फोन काट देता है। दूसरी तरफ वैंडी शेरिफ के पास फोन कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे पति की चिंता हो रही है, वो 3 घंटे से घर नहीं लौटे। फिर वो डेल के लिए एक मेल भी लिखती है, लेकिन तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है कि पापा आ गए। फिर वो तुरंत बाहर जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि मार्टी हमेशा उसके साथ रहे। फिर मार्टी कहता है कि इस काम से भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती ही नहीं। फिर वैंडी बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करके फूट कर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद मार्टी ब्लू कैट लॉज में जाता है और वहां जाकर वो वहां की ओनर लिसा गैरिसन से मिलता है। वो बताता है कि मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फिर लिसा कहती है मैं जानती हूँ, पहले तुम इन्वेस्ट करोगे और जब बाद में मैं पैसे नहीं चुका पाई तो तुम मेरी जगह को नीलाम करवा दोगे। तुम तो ब्याज समेत पैसे लेकर साइड हो जाओगे, लेकिन मैं रोड पर आ जाऊंगी, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। फिर मार्टी वहां पर बने एक बार में जाता है। उसके बेटे का दोस्त डक भी इसी बार में काम किया करता था। फिर वहां बैठा एक शराबी डक को गाली देकर बुलाता है। इस बात से मार्टी को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी को भला बुरा कहने लगता है। इतने में लिसा भी वहां पर आ जाती है। फिर लिसा को अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में वो उस शराबी को और भी भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि इस लड़के को गाली देकर तुमने इस जगह को गाली दी है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो शराबी मार्टी को जोरदार घूसा जड़ देता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वैंडी अपने बच्चों को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। फिर वो अपने बच्चों को उस बूढ़े आदमी के बारे में भी बता देती है कि 1 साल तक ये अंकल हमारे ही साथ रहेंगे। फिर उसकी बेटी पूछती है कि हम यहाँ आए ही क्यों हैं। फिर वैंडी जवाब देती है कि तुम्हारे पापा एक गैंगस्टर के मनी लॉन्डर थे, हम खुशी से नहीं मजबूरी में यहाँ पर आए हैं।
अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि डिलीवरी वाले मार्टी के घर का सामान उसके घर के बाहर ही रखकर जाने लगते हैं। फिर वो उन पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये रूल के खिलाफ है, लेकिन डिलीवरी वाला आदमी कहता है कि इस बिल के ऊपर कंप्लेंट नंबर है, चाहो तो उस पर कॉल करके हमारी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। फिर उनके जाने के बाद वो अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सामान अंदर रखने में हमारी हेल्प करो, लेकिन बच्चे कहाँ ऐसे कामों में हाथ बटाते हैं। फिर मार्टी कहता है चलो सामान अंदर नहीं रखवाना तो कम से कम इतना ही बता दो कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो तो तुम क्या जवाब दोगे। जोना कहता है कि मैं बोल दूंगा कि हमने ब्लू कैट रिजॉर्ट खरीदा है। फिर वो अपनी बेटी को कहता है कि अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करवाना चाहती तो बाहर जाओ और अपने लिए नौकरी ढूंढो। उस समय वहाँ कोई और भी मौजूद था जो उन सब की फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी उनकी बेटी कहती है कि मुझे एक जॉब मिल गई है। उसकी माँ पूछती है इतनी जल्दी? फिर शार्लेट कहती है टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ रूथ उन $20,000 को एक बॉक्स में रखकर अलमारी के अंदर लॉक कर देती है। फिर उसका चाचा कहता है कि इन पैसों पर हमारा भी हक है, मैं इन पैसों को दुगना तिगना कर सकता हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ पर रौनक हो जाएगी और मैं इन पैसों से पटाखे लाकर उनको 4 गुना दाम में बेचूंगा। रूथ को ये आइडिया पसंद नहीं आता, इसलिए वो मना करके वहां से चली जाती है। रूथ के दोनों चाचा रूथ से इसलिए डरते थे क्योंकि रूथ उनके बड़े भाई की बेटी है और वो था एक बहुत बड़ा गुंडा जो कि अभी जेल में बंद है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी ब्लू कैट रिजॉर्ट में जाकर गैस सप्लाई फुल करवा देता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में गैस की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन उसकी पार्टनर लिसा बताती है कि यहाँ पर गैस की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। फिर मार्टी अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो लिसा को समझाता है कि हम अपने गैस के प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से कम रखेंगे ताकि लोग सस्ती गैस भरवाने के चक्कर में हमारे पास आएं और हर बार टैंक फुल करवाने पर हम उन्हें एक बियर और बर्गर भी फ्री देंगे। हमारे रेट हमेशा ही दूसरों से कम होंगे ताकि कस्टमर को हमारे पास आने से पहले सोचना ही ना पड़े। तभी उसके पास एक कस्टमर आ जाता है और ये वही डिटेक्टिव था जो मार्टी के घर के बाहर खड़ा होकर उनकी तस्वीरें खींच रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां पर रूथ भी आ जाती है और मार्टी को कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ पर नौकरी भी दिलवाओगे क्योंकि मैंने अपनी पिछली नौकरी तुम्हारी वजह से खोई है। मार्टी कहता है कि तुमने अपनी जॉब खुद की वजह से खोई है, तुम्हारे पास $20,000 है, जाकर मजे करो। फिर रूथ धमकी देती है कि अगर तुम मुझे नौकरी पर नहीं रखोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे पास $8 मिलियन है। फिर कुछ गुंडे आएंगे और तुम्हें बांधकर तुम्हारे सारे पैसे ले जाएंगे। फिर मार्टी रूथ को अपने साथ लेकर जाता है और उसे कुछ पैसे देकर डिपॉजिटरी बॉक्स के अंदर डलवा देता है। फिर जब रूथ वो पैसे बॉक्स के अंदर डाल देती है तो मार्टी बताता है कि ये पैसे इल्लीगल थे और तुमने ये इल्लीगल पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और अब इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। अब अगर कभी पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मेरे साथ साथ तुम भी अंदर जाओगी और रही बात नौकरी की तो तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। फिर वो अपनी बेटी को जॉब इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है। इंटरव्यू देते वक्त शार्लेट की नजर बिल्लू नशेड़ी पर पड़ती है और फिर उसका खून खोलने लगता है। फिर वो उसके पास जाती है और सीधा उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देती है और फिर वो अपने पापा के साथ कार में जाकर बैठ जाती है। फिर रात को मार्टी अकेले में बैठकर अपना और दिमाग चलाने की कोशिश करता है क्योंकि अकेले एक रिजॉर्ट से $8 मिलियन वाइट नहीं होने वाले थे। उसे और भी कई मल्टीपल्स काम करने पड़ेंगे। अब वो रात रात भर नहीं सोता और सुबह तक अपने काम में ही लगा रहता। फिर एक सुबह उसकी वाइफ उसके पास आती है और पूछती है क्या आज तुम जल्दी उठ गए। तभी उसको बाहर से कुछ कौओं की आवाज आती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है वहां पर कोई जानवर मरा पड़ा था जिसको देखकर वैंडी का मन खराब हो जाता है। फिर वो अपने पति को कहती है कि इसको जानबूझकर किसी ने यहाँ पर फेंका है। फिर मार्टी उस मरे हुए जानवर को उठाकर अपने घर से दूर फेंक आता है। तभी वहां एक कार आकर रुकती है और फिर उसमें से ट्रेवर नाम का एक FBI एजेंट निकल कर आता है। वो बताता है कि मैं यहाँ आपके पार्टनर ब्रूस के केस की तहकीकात करने आया हूँ। आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे? मार्टी कहता है यही कोई ट्यूसडे को। फिर एजेंट पूछता है कि आपने उस रात उससे 1 मिनट 12 सेकंड बात की थी, बता सकते हो किस बारे में की? फिर मार्टी कहता है बात नहीं हुई थी, उसका वॉइस मेल आया था। नशे में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, शायद मेरे पार्टनरशिप खत्म करने की वजह से। मैंने उससे पार्टनरशिप इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कोई इल्लीगल काम कर रहा है। वो किसी से डरा हुआ था। तभी वहां पर वैंडी भी आ जाती है। फिर डिटेक्टिव यही सब बातें वैंडी से भी पूछने की कोशिश करता है और जब वैंडी और मार्टी के जवाब बिल्कुल सेम मिलते हैं तो डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिसा जब रूथ को अपनी किचन में काम करता हुआ देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
रूथ कहती है मुझे यहाँ मार्टी ने काम पर रखा है, इसलिए कुछ भी पूछना है तो उससे जाकर पूछो। फिर लीसा मार्टी के पास जाती है और बताती है कि रूथ की पूरी फैमिली एक नंबर की चोर है। पिछले सीजन में उनकी फैमिली ने यहाँ पर कई सारे घरों में चोरियां की। फिर जब मार्टी कहता है कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो लीसा कहती है आगे से किसी को रखने से पहले मुझसे पूछ लेना। तभी उसके पास गंजू हटेला आता है और हंसते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पैसे कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया, बढ़िया है। उस दिन जब तुम मेरे पास स्टीपर क्लब में आए तो मुझे लगा कि ये बंदा दिमाग वाला है, क्यों हाथ से जाने दिया, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने MBA नहीं की। अगले सीन में हम FBI एजेंट ट्रेवर को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त बर्नी के पास बैठा हुआ था। फिर वो उसे बताता है कि मैंने मार्टी और उसकी वाइफ से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों का जवाब बिल्कुल सेम था। फिर वो बर्नी से यहीं उसके साथ रहने के बारे में पूछता है, लेकिन बर्नी कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्लैक बॉयफ्रेंड को देखकर लोगों का ध्यान मुझ पर जाए और मेरा राज खुल जाए। फिर भारी मन से बर्नी का पार्टनर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मार्टी अपने घर जाता है तो गुस्से से भरी हुई अपनी वाइफ से पूछता है क्या हुआ। फिर वैंडी बताती है कि एक आइसक्रीम ना मिलने की वजह से आज मैं एक बच्चे पर चिल्लाई और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी वो देखती है कि बिल्लू नशेड़ी और उसका भाई बोट लेकर उसके घर के आसपास ही मंडरा रहे थे। फिर मार्टी बताता है कि कल हमारी बेटी ने उस बड़े लड़के के मुंह पर जोर से पंच मारा था। फिर वैंडी कहती है अब समझी, वो बच्चे हमें डराना चाहते हैं, उन्होंने ही वो मरा हुआ जानवर यहाँ फेंका होगा। फिर वैंडी फ्री होकर गुल्लू के घर जाती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे बिजनेस में कुछ काम आ सकती हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मैं तुम्हारे लिए घरों को सजा सकती हूँ ताकि वो जल्दी बिक जाएं। तभी रात को जब सब लोग सो रहे थे तो मार्टी फिर से अपना काम कर रहा था। फिर वो ताजा हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है ताकि ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि और कौन सा बिजनेस किया जा सकता है जो सबकी समझ से बाहर हो। फिर वो ब्लू कैट से एक बोट उठाता है और झील में घूमने के लिए चला जाता है। फिर वो झील के बीचों बीच अपनी बोट को खड़ी कर देता है और दिमाग लगाने की कोशिश करता है कि और कौन सा बिजनेस कम समय में ज्यादा पैसों को वाइड कर सकता है। फिर वो परेशान होकर वहीं पर सो जाता है। फिर जब अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे स्पीकर में किसी के बोलने की आवाज आती है। फिर वो अपनी बोट लेकर उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर एक पादरी स्पीच दे रहा था। उसका सत्संग सुनने के लिए वहां पर कई सारे लोग आए हुए थे। फिर कुछ देर तो मार्टी वहां पर रुकता है, लेकिन फिर वहां से चला जाता है। फिर बोट को वापस पार्क करने के बाद वो अपने घर लौट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वैंडी अपने नए काम को बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल करती है। अब उसने अपना कबाड़ में पड़ा हुआ फर्नीचर उस घर में लाकर सजा दिया था ताकि घर देखने आई फैमिली को ये घर पसंद आ जाए। दूसरी तरफ लीसा जब अपने रिजॉर्ट पर आती है तो न्यू नेम बोर्ड को देखकर खुश हो जाती है। अब इस बेजान जगह पर रौनक लग गई थी। यहाँ काफी सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन लीसा को यह सब सपना लग रहा था। तभी शाम को जब वैंडी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके गार्डन में फिर से कोई जानवर की लाश पड़ी है। फिर उसको देखकर वो गुस्से से भर जाती है और उस जानवर को लेकर सीधा बिल्लू नशेड़ी के घर पहुंच जाती है। फिर वो उस जानवर को बिल्लू के पास फेंक देती है और कहती है कि आज के बाद अगर तुम दोनों ने यह सब दोबारा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जब रात को वो अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है कि उसका पति मार्टी बहुत ही ज्यादा परेशान है। फिर वो पूछती है क्या हुआ। मार्टी जवाब देता है कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने बहुत ही कम है। फिर नेक्स्ट डे वो फिर से उसी स्ट्रिप क्लब में जाता है और वहां एक लड़की को अपनी फ्रेंड बना लेता है ताकि उससे उसके बॉस के बारे में जान सके। दूसरी तरफ जब रूथ अपने घर जाती है तो देखती है जिस अलमारी में उसने पैसे रखे थे उसका लॉक टूटा हुआ है। फिर वो गुस्से में गन उठाती है और अपने छोटे चाचा के ऊपर तान देती है। वहां पास में ही एक पिंजरे के अंदर जंगली बिल्लियां भी थी। फिर वो पूछती है कि ये बिल्लियां कहां से आई। तभी वहां उसका बड़ा चाचा आ जाता है और कहता है कि इनकी यहाँ पर बहुत डिमांड है, जब इनके बच्चे होंगे तो वो हमें माला माल कर देंगे। फिर वो उन बिल्लियों को पास से जाकर देखती है और कहती है बच्चे पैदा करने के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। अब क्या ये दोनों बिल्लियां यहाँ पर डांस करेंगी। फिर वो अपने दोनों चाचा को उसी पिंजरे के अंदर बंद कर देती है और बताती है कि मैं मार्टी के लिए काम कर रही हूँ ताकि ये समझ पाऊं कि वो अपना पैसा लाउंडर कैसे करता है। जब मुझे ये तरीका पता चल जाएगा तो मैं उसे मारकर उसका सारा पैसा ले लूंगी। फिर उसका चाचा कहता है प्लान तो बढ़िया लग रहा है। फिर वो उन दोनों को आज रात यहीं पर सोने की सजा देती है और खुद वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
4th एपिसोड में हम देखते हैं मार्टी स्ट्रिपर क्लब में एक स्ट्रिपर से मिलने जाता है जिसका नाम मार्गरेट था। फिर वो उससे पूछता है कि गंजू हटेला की सेफ कहाँ पड़ी है। मार्गरेट बताती है कि उसके ऑफिस में, और उसके ऊपर घूमने वाला डायल भी लगा हुआ है। फिर मार्टी टेबल पर टिप रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब मार्टी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम अपना सब कुछ मेरे नाम कर दो क्योंकि FBI को तुम पर शक है। अगर तुम अरेस्ट हुए तो सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। मार्टी कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में हम जोना को देखते हैं जो कि घर के ओनर के पास जाकर बैठ जाता है। फिर बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब आगे चलकर इन दोनों की दोस्ती बहुत काम आने वाली थी। दूसरी तरफ जब मार्टी अपने बार में बैठा हुआ था तो उसकी नजर अपनी बेटी पर जाती है जिसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है तुमने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं, कुछ और पहन लो। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आपके ऐसा कहने पर आपको जेल हो सकती है। तभी वहां पर बने हुए रेस्टोरेंट में कुछ क्लाइंट्स आते हैं। फिर उनको देखकर रूथ किसी को मैसेज करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लीसा आ जाती है और पूछती है किसको मैसेज कर रही हो। फिर वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि परसों यहाँ एक क्लाइंट आया था, उसका कुछ सामान गायब हो गया। जानती हो जब कोई कस्टमर आता है तो वो उम्मीद करता है कि उसको कम रुपए में अच्छा और ज्यादा खाना मिलेगा, ना कि जब वो घर जाए तो उसे पता चले कि उसका जरूरी सामान चोरी हो गया है। फिर वहां से जाते वक्त वो मार्टी को कहकर जाती है कि ये चोरनी है। अब मार्टी उससे कुछ बात कर पाता इससे पहले ही उसके पास डेल का फोन आ जाता है और वो पूछता है कि मेरे पैसों का क्या हुआ। फिर मार्टी कहता है कि अगले 48 घंटों में तुम्हें $500,000 के छोटे नोट मिल जाएंगे। फिर डेल कहता है कि इस महीने मेरा बर्थडे है और अगर गिफ्ट में मुझे अच्छी नींद और बहुत सारे बड़े डॉलर नहीं मिले तो मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत ही प्यार से मारूंगा। फिर फोन काटने के बाद वो रूथ को आवाज लगाता है और ऑफिस में चलने के लिए कहता है। फिर ऑफिस में ले जाकर वो उसे कहता है कि गंजू हटेला के ऑफिस में एक सेफ पड़ी है, तुम जाओ और उसके अंदर का सारा सामान ले आओ। रूथ पूछती है कि मुझे क्या मिलेगा। मार्टी कहता है जितने कम सवाल करोगी उतना बढ़िया है, मैं तुम्हें 10% दूंगा। लेकिन रूथ 80% की डिमांड करती है। फिर उन दोनों में बार्गेनिंग होती है और मामला 25% में डन हो जाता है। अगले सीन में हम बर्नी को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ रूथ के बारे में सर्च कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि वो मार्टी के कुछ ज्यादा ही करीब है, हो ना हो ये उसके साथ मिली हुई है। फिर रूथ के जरिए वो उसकी पूरी फैमिली की कुंडली निकालता है। फिर उन सब के प्रिंट निकालकर वो अपने सस्पेक्ट बोर्ड के ऊपर चिपका लेता है। दूसरी तरफ रूथ गंजू हटेला के पास काम मांगने जाती है। फिर गंजू उससे बहुत सारे सवाल पूछता है ताकि जान सके कि कहीं ये नाबालिग तो नहीं। फिर वो उसको आगे पीछे से देखता है और कहता है कि तुम बस काम चलाऊ हो। फिर वो उसको समझाता है कि यहाँ 2 तरह के डांस होते हैं, एक स्टेज डांस और दूसरा लैप डांस। स्टेज डांस में कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता और लैप डांस में तुम्हारे पास बहुत कुछ करने के मौके होंगे। फिर गंजू कहता है कि जाओ जाकर दरवाजा बंद कर दो, मुझे तुम्हारा अच्छे से ऑडिशन लेना है। अब रूथ समझती थी कि ये कौन से ऑडिशन की बात कर रहा है। फिर वो दरवाजा बंद करके गंजू के पास जाती है और जैसे ही उसकी नजर सेफ पर पड़ती है वो गंजू के अखरोट फोड़ देती है और कहती है कि मेरा ऑडिशन लेना तेरे बस की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जोना गिद्धों का पीछा करता करता जंगल में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर एक जानवर मरा पड़ा है। फिर वो उसको उठाकर अपने साथ ले आता है। तभी कुछ देर बाद जब मार्टी अपने घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा जोना उस मरे हुए जानवर के स्पेयर पार्ट निकाल रहा है। फिर वो अपनी वाइफ को फोन करके अपने पास बुलाता है और अपने बेटे की करतूत बताता है। फिर वो दोनों ही अपने अपने लॉजिक देने लगते हैं कि हो सकता है कि हमारे बेटे के हार्मोन्स चेंज हो रहे हों, तभी तो वो ये हरकत कर रहा है। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। मार्टी कहता है कि मुझे तो डर है कि कहीं उसने खुद इस जानवर को ना मारा हो। वैंडी कहती है कि अगर वो ये काम करने लग गया तो मुझे डर है कि वो स्कूल में किसी पर गोली ना चला दे। ये बात सुनकर दोनों को ही टेंशन हो जाती है। फिर वैंडी कहती है कि मैंने सोचा बिल्लू नशेड़ी ने ये हरकत की है और मैं कुछ दिन पहले मरा हुआ जानवर उसके घर पर फेंक आई। उनकी ये सारी बातें शार्लेट भी सुन रही थी। तभी रात को बार में डिटेक्टिव बर्नी रूथ के चाचा से दोस्ती कर लेता है। अब इसके पीछे बर्नी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ मार्टी अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे के पास जाता है ताकि उससे पूछ सके कि क्या उस जानवर को तुमने मारा है। ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि मुझे तो जानवरों से प्यार है
मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। फिर वो बताता है कि टर्की वल्चरस के पंख 6 फुट लंबे होते हैं और मरे हुए जानवर की बॉडी से निकले केमिकल की गंध को वो 1 मील की दूरी से सूंघ लेते हैं। मैं तो उनको देखने के लिए उस मरे जानवर को लेकर आया था। फिर रात को मार्टी स्ट्रिप क्लब के बाहर रूथ से मिलने के लिए जाता है और उसके मांगने पर उसको $2000 देता है। फिर वो क्लब के बाहर खड़े नाबालिग लड़कों के पास जाती है और उनको थोड़े थोड़े पैसे बांट देती है। फिर वो सभी क्लब के अंदर जाते हैं। मार्टी उस समय अपनी कार में ही बैठा हुआ था और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़की अब क्या करने वाली है। फिर वो सभी लड़के बार के अंदर जाकर लड़कियों पर पैसे उड़ाने लगते हैं। इतने में वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। मार्टी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। फिर पुलिस वाले अंदर जाते हैं और गंजू हटेला को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि इस क्लब में नाबालिग लड़के लड़कियां आते हैं। तभी रूथ मार्टी के पास फोन करती है और बताती है कि वो सेफ इस समय मेरे सामने पड़ी है और मैं उसे खोल नहीं सकती, इसलिए मैं बाहर आ रही हूँ। फिर मार्टी कहता है बाहर मत आना, तुम पीछे के दरवाजे पर आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है और उस सेफ को चेन से बांधकर उसे अपने साथ ही ले जाता है। फिर एक सुनसान जगह पर जाकर वो लोग उस सेफ को खोलकर देखते हैं, जिसमें पेपर्स के अलावा कुछ नहीं था। रूथ कहती है कि तुमने मुझे उल्लू बनाया, मैंने सोचा इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। तभी मार्टी को उसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनको देखकर वो खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एजेंट बर्नी रूथ के चाचा के साथ मछली पकड़ रहा था। अब इन दोनों में दोस्ती और बढ़ गई थी। फिर चाचा पूछता है कि तुम कहां से हो। बर्नी बताता है कि मैं शिकागो से हूँ, वहां मैं फौज में था, लेकिन गोली लगने के कारण मुझे फौज से रिटायर कर दिया गया। फिर बातों बातों में वो ये भी बता देता है कि मुझे आदमी पसंद है, मैं वही हूँ जिसके लिए गाना गाया गया था, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ जब मार्टी अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उस समय उसकी बेटी अपना मुंह सुजाकर बैठी थी। फिर पूछने पर वो कहती है कि आप लोग क्रिमिनल्स हैं और मोम, आपने बिल्लू नशेड़ी के घर पर मरा हुआ जानवर फेंका। आपने कल इस छोटा चेतन के बारे में क्या कहा कि ये स्कूल में किसी पर गोली चला सकता है। फिर छोटू कहता है क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूंगा। फिर शार्लेट रूठ कर वहां से चली जाती है और उसके जाने पर सबका मूड ऑफ हो जाता है। तभी कुछ देर बाद मार्टी गंजू हटेला से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्लब खरीदने आया हूँ, बदले में मैं तुम्हारी बेल करवाऊंगा। तुम पर इल्जाम है कि तुम्हारे क्लब में 5 नाबालिग लड़कों ने शराब पी और लड़कियों के साथ मौज मस्ती की। मैं तुम्हें तुम्हारे क्लब के लिए $2 लाख दूंगा। गंजू हटेला कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से मेरा क्लब नहीं छीनने दूंगा। फिर मार्टी उसको उसके काले धंधों के बारे में बताता है और बताता है कि तुम भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। तुम्हारी पार्टी पनामा में रहती है, तुम्हारा वकील भी पनामा में ही रहता है और वो तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे पास तुम्हारे सारे काले कारनामों के कागज हैं। बेटा, लंबा अंदर नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर क्लब खरीदने के बाद वो सभी लेडीज के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि ये क्लब अब मैंने खरीद लिया है। अब से मैं यहाँ पर कुछ रूल्स चेंज करने वाला हूँ। अब कोई भी कस्टमर किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि बर्नी चाचा को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाता है। फिर वो रूथ से मिलता है और कहता है कि तुम तो ब्लू कैट में काम करती हो ना। फिर वहां से जाते वक्त वो चाचा को कहता है कि परसों तुम मुझसे जरूर मिलना, अगर तुम चाहो तो मैं पैसे बढ़ा भी सकता हूँ। फिर उसके जाने के बाद छोटा चाचा पूछता है कि ये तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा था। फिर बड़ा चाचा कहता है ये साला मुझे पेलना चाहता है। तभी कुछ देर बाद जब रूथ अपने काम पर जाती है तो मार्टी उसे उसके पिछले काम के लिए $7000 देता है और कहता है कि साढ़े नाल रहोगी तो ऐश करोगी। फिर वो ये खुशखबरी जाकर लीसा को बताता है कि मैंने एक और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अब से मैं यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा। फिर शाम को घर जाने के बाद जब मार्टी अपनी वाइफ की वीडियो देख रहा था तो अचानक से वहां पर उसकी वाइफ प्रकट हो जाती है। फिर वो बताती है कि शिकागो वाला घर बेचकर जो पैसे मिले थे, मैंने उन पैसों से यहाँ पर एक और घर खरीद लिया है। अब हम उसे अच्छे दाम पर बेचकर अपना पैसा लॉन्डर कर सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। फिर मार्टी बताता है कि मैंने भी एक स्ट्रिप क्लब खरीदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गंजू हटेला जेल से रिहा होने के बाद सीधा जेकब नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था। तभी वहां जाकर वो उससे गले मिलता है। फिर जेकब अपनी वाइफ को आवाज लगाता है कि 2 गिलास शिकंजी लेकर आओ। दूसरी तरफ वैंडी के पास उसके बॉयफ्रेंड के बेटे का फोन आता है। वो कहता है कि आपका नंबर मेरे पापा के फोन में सेव था, मुझे आपसे उनकी मौत के बारे में जानना है। लेकिन ये बात सुनते ही वैंडी फोन काट देती है। दूसरी तरफ गंजू हटेला जैकब को सारी बात बता देता है कि मार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर जैकब पूछता है कि उसको तुम्हारा राज पता कैसे चला। गंजू हटेला कहता है कि मैं नहीं जानता।
फिर जैकब दोबारा से अपनी वाइफ को आवाज लगाता है कि थोड़ी और शिकंजी लेकर आओ। तभी उसकी वाइफ आती है और गंजू हटेला के गले पर नशे का पावरफुल इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जब रात को मार्टी अपने पैसे सेट कर रहा था तो उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है कि मुझे भी ये काम सीखना है। फिर मार्टी उसे मनी लॉन्ड्रिंग का पहला लेसन सिखाता है कि जब भी बैंक से निकाले हुए करारे नोट तुम्हारे पास आए तो उनको एक बैग में डालकर और उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर मशीन में इतना घुमाओ कि वो नोट पुराने नोट लगने लगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का एक सुपरमार्केट में जाकर किसी पर गोली चला देता है और फिर वो सभी को कहता है कि तुम्हारे पास पैसे और ज्वेलरी जो भी है सब बाहर निकाल लो। तभी गोली की आवाज सुनकर वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मेसन है। फिर वो आदमी उस चोर को अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और सरेंडर कर दे, लेकिन वो लड़का मेसन को ही गोली मार देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। दरअसल उस दिन गोली खाने के बाद भी मेसन मरा नहीं था और आज वो इस शहर में एक पास्टर है। तभी हम देखते हैं कि मार्टी और उसकी वाइफ गंजू हटेला को लेकर आपस में बहस कर रहे थे क्योंकि कोई उसको मारकर उसकी लाश को मार्टी के घर के बाहर तालाब में फेंक गया था। वेंडी चाहती थी कि इसके बारे में पुलिस को खबर की जाए, लेकिन मार्टी पुलिस को बुलाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने अभी अभी गंजू का बिजनेस टेक ओवर किया था। फिर वेंडी अपने चप्पू से उस लाश को दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैकब की आवाज आती है कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। अब इससे पहले कि ये बात लोगों को पता चल जाती, मार्टी वहाँ पर पुलिस को बुला ही लेता है। पुलिस वाले को शक था कि जरूर ये काम मार्टी का होगा क्योंकि अक्सर बेवकूफ लोग लाश को अपने ही गार्डन में दफना देते हैं। फिर पुलिस वाला मार्टी को कहता है कि कल सुबह उस बार के परचेज पेपर लेकर मेरे पास आ जाना। फिर जब मार्टी अपने काम पर जाने लगता है तो रास्ते में उसे जैकब मिलता है। जैकब कहता है कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुमने ही गंजू हटेला का बार खरीदा है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि क्लब के पिछले मालिक और मेरे बीच में क्या समझौते हुए थे जिससे हम दोनों को फायदा होता था। मार्टी कहता है कि इसके लिए मुझे अपने मालिक से बात करनी पड़ेगी और ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेस्टोरेंट के बाहर शार्लेट को एक लड़का मिलता है। फिर वो दोनों आपस में काफी देर बातें करते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। फिर वो लड़का अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बड़ी सी बोट में आया था। अगले सीन में हम देखते हैं जब मार्टी स्ट्रिप क्लब में जाता है तो सब लोग उसे घूरने लगते हैं। फिर वो रूथ से पूछता है कि ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। फिर रूथ बताती है कि सबको यही लगता है कि तुमने ही गंजू हटेला को मारा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुमने मारा होता तो तुम जेल में होते। फिर मार्टी कहता है कि क्या तुम एक हफ्ते के लिए इस क्लब को संभाल लोगी क्योंकि मुझे ब्लू कैट में कुछ काम है, बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। दूसरी तरफ छोटा चेतन घर की बेसमेंट में बैठा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा अंकल आता है और कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर किसी का भी आना मुझे पसंद नहीं। उस समय छोटू वहाँ पर पड़ी गन्स को ही घूर रहा था। फिर वो बूढ़ा उसे गन सिखाने के लिए ले जाता है और कहता है कि इस शहर में सभी को छोटी उम्र में ही गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतने में मार्टी ब्लू कैट पहुंच जाता है। फिर लीसा उसे कहती है कि जब तक सारा मामला शांत नहीं हो जाता तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि तुमने ही गंजू हटेला को मारा है। फिर मार्टी जैकब के बारे में पूछता है। लीसा बताती है कि वो लोग यहाँ तब से रह रहे हैं जब यहाँ कोई भी नहीं रहता था, ये सारी जमीन इनकी ही हुआ करती थी। तभी हम जैकब को देखते हैं। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने मार्टी से बात की थी, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने मालिक से पूछकर बताऊंगा। वो आदमी हमसे ज्यादा अपने बॉस से डरता है। फिर जैकब की वाइफ माया अपने खास आदमी ऐश को कहती है जाओ जाकर मार्टी पर नजर रखो। तभी रात के वक्त जब वेंडी अपने घर आती है तो मार्टी उसे एक आदमी से मिलवाता है और कहता है कि ये जोश सिल्वरबर्ग है, शायद तुम इसके पिता गैरी को जानती थी, इसको तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। फिर जोश कहता है कि मेरे पापा की फेसबुक का पूरा पेज आपकी तस्वीरों से ही भरा पड़ा था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पापा को जानती होंगी। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते। उनकी मौत से 2 दिन पहले ही मैं उनसे मिला था, वो बहुत ही खुश थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने 80वें माले से कूदकर अपनी जान दे दी। वेंडी कहती है मुझे नहीं पता, मेरी जब उनसे लास्ट मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं शिकागो छोड़कर कहीं दूर जा रही हूँ। जोश कहता है इसका मतलब मेरे डैड ने आपके जाने के गम में खुद की जान ले ली। वेंडी कहती है मुझे जो भी पता था मैंने वो तुम्हें बता दिया। दूसरी तरफ स्ट्रिप क्लब में काम करने वाली लेडीज जब क्लब में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उनकी जगह पर कोई और ही लड़कियां डांस कर रही हैं।
फिर वो रूथ से जाकर पूछती है कि ये लड़कियां कौन है। रूथ बताती है कि मैंने इन्हें रखा है, इनके आने के बाद हमारे बिजनेस में 4 चांद लग गए हैं। फिर वो रूथ के बाप के बारे में कुछ गलत बोलती है। इस बात पर रूथ को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस औरत की पिटाई कर देती है। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह मार्टी क्लब के पेपर्स लेकर शेरिफ के पास जाता है, जो कि एकदम प्रॉपर थे। पेपर चेक करने के बाद शेरिफ बताता है कि मैंने शिकागो फोन किया था, पुलिस ने मुझे बताया कि वहां पर तुम्हारा पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही गायब हो गए हैं उसी दौरान जब तुम हमारे इस छोटे से शहर में आए थे। इसलिए मेरी एक सलाह है कि तुम जो भी कुछ गलत धंधे कर रहे हो वो सब बंद कर दो। फिर मार्टी कहता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। फिर शेरिफ बताता है कि गंजू हटेला की मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी और बेहतर होगा कि तुम भी ये बात मान लो। शेरिफ के कहने का मतलब ये था कि पुलिस ने गंजू हटेला के मर्डर को ड्रग्स की ओवरडोज करार करके ये केस बंद कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नी और चाचा मछलियां पकड़कर जब अपनी कार में बैठते हैं तो बर्नी चाचा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसको चूम लेता है, लेकिन चाचा इस बात से गुस्सा हो जाता है और बर्नी को एक मुक्का जड़ देता है। फिर वो धक्का देकर बर्नी को कार से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ वेंडी और मार्टी आपस में बात कर रहे थे। वेंडी कहती है कि शेरिफ को अच्छे से पता है कि गंजू का मर्डर हुआ है, लेकिन फिर भी वो कातिलों को नहीं पकड़ना चाहता। फिर मार्टी कहता है कि तुम चुप रहो, वैसे भी मेरे साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है। शेरिफ ने जो भी कहा ठीक कहा, हमारे पास अभी भी 4 मिलियन पड़े हैं जिनको वाइट करना बाकी है। पता नहीं इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। फिर वेंडी कहती है कि हमें कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन शुरू करनी होगी ताकि कोस्ट में हेरा फेरी कर सके। फिर वो दोनों पास्टर के घर जाते हैं और वहां जाकर पास्टर को कहते हैं कि हम आपके लिए जमीन पर चर्च बनवाना चाहते हैं। पास्टर कहता है कि मेरी बोट ही मेरी चर्च है और मैं उसमें खुश हूँ, लोग मुझे वहां भी सुनने आते हैं। मार्टी कहता है कि जिनके पास बोट है वो तो आ जाते हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास बोट ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी चर्च बनाएं जिसमें सबका कुछ ना कुछ योगदान हो ताकि लोग गर्व से कह सके कि ये चर्च हमारी है। ये बात सुनकर पास्टर भी मान जाता है। दूसरी तरफ छोटा चेतन घर की बेसमेंट में से एक गन चुरा कर ले आता है और उसे ले जाकर जंगल में छुपा देता है। अब ये इससे क्या करने वाला है ये तो यही जानता है। तभी हम देखते हैं कि चाचा बर्नी के पास जाता है और जबरदस्ती उसे चूम लेता है। फिर बर्नी कहता है जालिम तुम इस समय नशे में लगते हो। दूसरी तरफ अब ब्लू कैट में भी लोगों की भीड़ लग गई थी। लोगों की इतनी भीड़ देखकर मार्टी और लिसा बहुत ही खुश थे। उस समय उसकी बेटी अपने लफंगे दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फिर उसकी माँ कहती है कि ये तो वही लड़के हैं जिन्होंने तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था। फिर उसकी बेटी कहती है कि मेरी क्रिमिनल मोम ने भी तो उनके घर पर जाकर एक मरा हुआ जानवर फेंका था। फिर ये कहकर वो घर से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मार्टी काफी दिनों बाद जब क्लब में जाता है तो वहां नई लड़कियों को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो रूथ के पास जाता है तो रूथ कहती है कि इस हफ्ते में मैंने $80,000 कमाए हैं, बैंक बंद था इसलिए मैं डिपॉजिट करवाने नहीं जा सकी। फिर मार्टी कहता है कि आज से ये जगह तुम्हारी, मैं सिर्फ अकाउंट्स देखूंगा और बिजनेस के लिए लिया गया हर फैसला तुम्हारा होगा। अब मैं तुम्हें 1 हफ्ते के $1000 दूंगा। ये बात सुनकर रूथ खुश हो जाती है। तभी शाम को मार्टी का बेटा जब अपनी साइकिल ठीक कर रहा था तो उस समय वहां पर जैकब का खास आदमी ऐश आ जाता है। तभी इस बात का छोटे चेतन को भी पता चल जाता है कि घर में कोई अजनबी आदमी घुस आया है। फिर वो उससे छुप छुपाकर घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ रूथ मार्टी का पीछा करती है ताकि जान सके कि वो अपने पैसे कहां पर छुपाता है। अब इसके मन में क्या साजिशें चल रही थी ये कोई भी नहीं जानता था। इतने में छोटा चेतन जंगल में जाता है और अपनी गन निकाल लाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि घर में जो गंजा आदमी घुसा है वो एक चोर है और मैं उसे ठोक दूंगा। फिर जब वो घर के अंदर आता है तो ऐश को भी पता चल जाता है कि कोई घर में आया है, लेकिन तभी वहां पर मार्टी आ जाता है और कार का हॉर्न बजाता है। फिर छोटा चेतन अपनी गन रखकर कार में जाकर बैठ जाता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। छोटू को लग रहा था कि शायद घर में कोई था ही नहीं, ये सिर्फ उसका वहम है, इसीलिए वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। दूसरी तरफ बर्नी और चाचा दोनों ही मौत की बाजी खेलकर बेड पर चिपक कर पड़े थे। फिर चाचा कहता है कि हमने आज जो भी किया अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगली सुबह जैकब के आदमी बाइबल के अंदर नशा छुपा देते हैं और फिर जैकब ऐश को कहता है कि पास्टर की आड़ में हम ये काला धंधा कर रहे हैं, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर ऐश अपनी मालकिन के साथ पास्टर के पास जाता है और फिर जब पास्टर उपदेश देने के लिए जाता है
तो जैकब का आदमी अपने क्लाइंट्स तक वो माल पहुंचा देता है। जैकब का धंधा इसी तरह से चलता था और क्लाइंट्स के अलावा किसी को भी पता तक नहीं चलता था। ऐश वहां पर दोनों तरह की किताबें रखता था, असली और नकली दोनों, ताकि अगर कोई सिविलियन असली बाइबल लेने आए तो उसे असली बाइबल दे सके। फिर पास्टर उन सभी को यही खुशखबरी देता है कि बहुत जल्द जमीन पर हमारे पास एक चर्च होगी, एक ऐसी जगह जहां हम हफ्ते में एक बार नहीं बल्कि जब चाहें तभी आ सकते हैं। और ये तोहफा हमें दिया है मार्टी और उसकी वाइफ वैंडी ने। ये खबर सुनकर ऐश के रंग उड़ जाते हैं। अब ये मार्टी और उसकी वाइफ के साथ क्या करेगा ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे इसके नए पार्ट में। टिल देन बाय बाय।